नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी दूसरे चरण को शोर और दलितों पर जोर। जी हाँ, दूसरे चरण के रण में बुंदेलखंड की लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की नज़रें हैं, लेकिन इन सीटों को जीतने के लिए दलितों को लुभाना होगा, क्योंकि बुंदेलखंड में दलित वर्ग जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाता है। लिहाजा पीएम मोदी 24 अप्रैल को सागर आ रहे हैं। यहाँ से वो दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे, तो कांग्रेस के दिग्गज भी जल्द दलितों को रिझाते नजर आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के दंगल में दलित किसका मंगल करेंगे और बीजेपी और कांग्रेस में से कौन इस वर्ग को अपने पाले में ला पाएगा। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दलितों पर बीजेपी की नजर, 24 में कितना पड़ेगा असर। आदिवासियों के साथ ही अब बीजेपी दलितों पर भी फोकस कर रही है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने इस वर्ग को लुभाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी 24 अप्रैल को फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वो सागर के बड़तुमा में आएंगे। बड़तुमा में ही 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। करीब 8 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया था। लिहाजा पीएम मोदी बड़तुमा से ही बुंदेलखंड के दलित वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। याद हो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मोदी मध्य प्रदेश की धरती से इस वर्ग को साधते दिखे। और अब दूसरे चरण में बुंदेलखंड की सीट पर बीजेपी ने फोकस किया हुआ है। लिहाजा दलितों पर बीजेपी डोरे डाल रही है। देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मध्य प्रदेश की धरती पर 24 तारीख को आगमन हो रहा है, तो एक एक कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है। वो जब आते हैं तो हम सभी को विजय श्री के मंत्र देते हैं। भोपाल और सागर में वो पधार रहे हैं, तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास करती है। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति का मात्र दिग्विजय सिंह जी की सरकार चलती थी, जब 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता था मध्य प्रदेश में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगभग 64,000 करोड़ रुपए का बजट उन कार्यों के लिए समर्पित है और समरसता के प्रतीक हैं। मालूम हो कि बुंदेलखंड में दलित वर्ग निर्णायक है। बुंदेलखंड में सागर, टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो लोकसभाएं आती हैं और इस इलाके में बसपा के दलित वर्ग में अच्छी पैठ है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस भी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता भी इस इलाके में सभाएं करते दिखेंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी का जो दौरा होता है, किसी एक समाज के लिए नहीं होता है, सर्व समाज के लिए होता है। और जब वो दौरे पर आते हैं तो सभाओं में समतामूलक और समावेशी भारत की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करते हैं, मेलजोल की संस्कृति की बात करते हैं। आंकड़ों के नजरिए से भी मध्य प्रदेश में दलित वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के लिए काफी अहम है, क्योंकि विधानसभा की 230 सीटों में से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रदेश की 35 सीटें आरक्षित है, जबकि वोट बैंक के लिहाज से 17% वोट इसी वर्ग का है। वही लोकसभा के लिए आरक्षित 10 SC/ST सीटों में से 4 SC के लिए रिजर्व है, लेकिन 7 सीटों पर इस वर्ग का असर रहता है। लिहाजा बीजेपी ने इस वर्ग को साधना शुरू कर दिया। लेकिन दलित 2024 के दंगल में किसका मंगल करेंगे, ये नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और दूसरे चरण की 7 सीटें, प्रधानमंत्री लगातार दौरे पर हैं। पहले दमोह में आए और अब टीकमगढ़ को साधेंगे सागर से, और टीकमगढ़ रिजर्व सीट है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से अभी तक केवल राहुल गांधी का एक दौरा हुआ था और सतना में आने वाले थे राहुल गांधी, लेकिन अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे आए। हालांकि वो भी दलित और पिछली बार विधानसभा में कांग्रेस उनको लाई थी, लेकिन वो बुंदेलखंड में कोई छाप नहीं छोड़ पाए थे। अब ऐसे में दलितों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना अहम हो जाता है? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की ये यात्रा है
इस पूरे चुनाव प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण है। और न केवल ये जो यात्रा उनकी सागर हो रही है टीकमगढ़ इसके हिसाब से, अगर आप बुंदेलखंड को देखेंगे तो ये केवल सागर या टीकमगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। ये सभा का असर बुंदेलखंड की कई सीटों पर इसका प्रभाव डालेगा। विंध्य तक इसका असर आएगा पहले क्या? जी जी मैंने कहा विंध्य तक भी इसका असर महसूस होगा, क्योंकि जातिगत निश्चित समीकरण रूप तो से, विंध्य के भी हाँ, ऐसे ही है। हाँ, इसका असर निश्चित रूप से बिंदु तक भी इसका असर रहेगा। तो इससे पहले भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कही थी, लेकिन जब से विपक्ष ने जाति जनगणना पर जोर दिया है, तो हालांकि भाजपा ने जाति जनगणना की बात तो नहीं पकड़ी, बिल्कुल, लेकिन फिर भी वर्ग के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर उन्होंने अब वोट बैंक को लुभाने की या उनको अपनी ओर आकर्षित करने का एक प्रयास किया है। तो वही एक मोदी जी का एक है, क्योंकि चुनाव की रणनीति में बराबर इस बात को ध्यान दिया जाता है कि दूसरे की रणनीति क्या है और उसका काउंटर हमको किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से, और जैसा कि आपने कहा कि प्रचार की रणनीति हो या संगठन के निचले स्तर तक मतदाता से संपर्क करने की रणनीति हो, इसमें भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे है। न केवल राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सभाओं को लेकर के मोदी जी की तो सक्रियता अपनी जगह है, अमित शाह आ चुके, नड्डा जी आ चुके और बहुत सारे नेता भाजपा स्मृति के ईरानी, राजनाथ सिंह आ चुके हैं। तो कांग्रेस में ये कमी बराबर देखी जा रही है। इसके अलावा निचले स्तर पर, संगठन के स्तर पर भी जो अप्रोच कर रहे हैं भाजपा वाले, वो बहुत अच्छी अप्रोच कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं कांग्रेस से टूट करके भी लोग भाजपा में आ रहे हैं, ये भी है। यदि भाजपा ने ये जो आए हैं उनको अपने कार्यकर्ता के बीच में समन्वय बैठा करके इनको अच्छे से काम में लगा लिया, तो मान करके चलिए कि चुनाव परिणाम काफी कुछ प्रभाव होगा और हार जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा होगा। जी तो ब्रजेश जी, पहले अंबेडकर जयंती पर मध्य प्रदेश में आए थे मोदी, एक तरह से अपरोक्ष मैसेज, क्योंकि आचार संहिता थी, वरना हमने देखा मऊ में भी कई बार गए। और अब रविदास मंदिर जहाँ बड़तुमा में उसकी नींव रखी थी पिछली बार विधानसभा के पहले, उसी जगह से आ रहे हैं। क्योंकि बुंदेलखंड में दलितों की संख्या हम सबको पता है, और जो समीकरण है टीकमगढ़ तो रिजर्व सीट है ही सही। और जो शर्मा जी ने कहा कि असर उसका बुंदेलखंड के साथ साथ विंध्य में भी होगा, लेकिन क्या ग्वालियर चंबल तक उसकी धमक सुनाई देगी, क्योंकि लगा हुआ इलाका टीकमगढ़ के बाद से हम देखते हैं। और दूसरा, ये कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है बीजेपी के लिहाज से और कांग्रेस के लिए, काउंटर के लिए उनको फिर अतिरिक्त प्रयास करना होगा। देखिए मनोज जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं, जो शर्मा जी भी बता रहे थे कि बीजेपी किस तरह से प्रयासरत है, वो किस वोट बैंक में सेंध लगा रही है, ये लगा चुकी है कह सकते हैं। तो धीरे धीरे वो और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दलितों का वोट बैंक किसका रहा? पहले कांग्रेस का रहा, फिर बसपा के पास चला गया, अब बसपा से बिखरा तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और फिर बीजेपी में बढ़ गया। अब उस वोट बैंक को लगातार बीजेपी साधती आ रही है, और उसने चाहे अपनी योजनाओं के जरिए, चाहे हितग्राही योजनाएं हों, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती का मामला हो, चाहे महू की बात कर लें, हमने जिस तरह से अंबेडकर की जन्मस्थली का उन्होंने वो किया, हम चाहे यहाँ का देख लें कि आप किस तरह से रविदास जयंती को बाकायदा पूरा लोक बनाने की बात हुई है कितना। तो दलितों को साधने के जतन लगातार वो करते रहे हैं और उसमें उसको सफलता भी मिलती रही है। इसी तरह उन्होंने देखा है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाने की बात हो, और दलितों के रूप में यदि हम बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति का भी हम जिक्र कर सकते हैं। तो एक वोट बैंक को साधा है और उससे लगातार उसमें बढ़ोतरी की। प्रधानमंत्री की अपील महत्वपूर्ण रहती है। प्रधानमंत्री यदि मध्य प्रदेश के किसी एक जिले में बात कर रहे हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में असर डालते हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि पूरे देश पर भी असर डालते हैं। यदि उनकी सभा किसी दूसरे राज्य में कहीं होती है तो उसका असर भी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की सियासत पर पड़ता है। यदि मध्य प्रदेश में भी वो कुछ ऐसा संदेश दे जाते हैं तो उसकी देश की सियासत में हलचल मच जाता है, क्योंकि मोदी जी यदि कुछ बोलते हैं तो निश्चित तौर पर वो बड़े लीडर हैं, पहले लीडर हैं, या ऐसा कह सकते हैं हम कि उनकी जनता में अपील भी है और बहुत तेज़ी से अपील होती है। इस कारण विपक्ष भी उस पर काउंटर करता है, और काउंटर करता है तो कई बार फंस भी जाता है। तो जो आपने कहा कि असर मोदी जी का मध्य प्रदेश में यदि वो आ रहे हैं इस जगह पे, तो ग्वालियर चंबल का मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में असर होगा। दूसरे चरण की सीटों पर भी असर होगा, तीसरे चरण की पर भी होगा, और इसके साथ साथ दूसरे राज्यों पर भी फर्क पड़ेगा। जी, बुंदेलखंड में आ रहे हैं तो यूपी में भी फर्क पड़ेगा। रही बात कि अब कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस के पास भी एक दलित चेहरा है खरगे के रूप में जो आए थे हाल ही में, लेकिन क्या वो उतनी अपील कर पाते हैं? क्या दलितों के नेता बन पाए हैं वो? जिस तरह से हम देखते हैं कि मायावती बन गई हैं कि एक तरह से नेता बन गई हैं दलितों की,
लेकिन वैसे नेता खरगे नहीं बन पाए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कांग्रेस उनको उस स्तर का नेता नहीं बना पाई कि या दलित ऐसा हो सकता है कि जैसे हम बात करें कि देवेंद्र फडणवीस या नितिन गडकरी जैसे ब्राह्मण चेहरे जितना इम्पैक्ट मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों पर डाल सकते हैं उतना ही दलितों पर खरगे का हो सकता है। तो आप देखिए एक दाव चला था कांग्रेस ने चन्नी को सीएम बनाकर कि हम दलित पंजाब के साथ लेंगे, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए। तो उनके पास ऐसा लीडर नहीं है। चन्नी दोनों सीट हार गए थे। हाँ, उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो दलितों को नेता के रूप में वो स्थापित कर सके, और दूसरा लीडर ऐसा भी नहीं है उनको जो मोदी की काट कर सके। हम देखते हैं लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी यदि यहाँ पे आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर वो दलितों को ही नहीं तमाम वोटर को साथ जाएंगे। और जिस तरह से पहले चरण में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत गिरा है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी चिंतित होगी और उस पर नज़र होगी। और प्रधानमंत्री के आने से और लगातार जो राष्ट्रीय नेतृत्व के आने से मुझे लगता है कि उसमें भी बढ़ोतरी का जतन होगा। और ये भी एक फैक्टर हो सकता है उसमें कि मोदी के आने से अब दूसरे चरण में हम देखेंगे कि मतदान प्रतिशत भी बढ़ सकता है। हालांकि वो पहले चरण में भी आए थे, लेकिन तब ऐसी संभावना नहीं थी, क्योंकि पार्टी संगठन जिस तरह से दावे कर रहा था, जिस तरह की तैयारियां थी, वोट बढ़ाना हर बूथ पर। लेकिन इस बार यदि वो आएंगे तो निश्चित तौर पर संगठन भी उस बात पर गंभीरता से लेगा और मोदी का भी प्रयास रहेगा कि वो इस तरह से अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और इसका जिक्र भी कर सकते हैं। तो शर्मा जी जिक्र तो कर सकते हैं, लेकिन जिस बड़तुमा में आ रहे हैं तो रविदास मंदिर का जो हमने जिक्र किया, लेकिन उनकी जन्मस्थली कर्मस्थली बनारस है। तो जो बिखराव हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बसपा के वोट में है। तो जब ब्रजेश ने भी कहा कि प्रधानमंत्री है तो अपील पूरे देश भर में होगी, तो जब वो रविदास का जहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर उनका स्मरण जरूर करेंगे। तो इसका असर उत्तर प्रदेश तक दिखाई देगा, सुनाई देगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी अगर बात करेंगे तो इसका असर तो सब जगह दिखाई देगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, धीरे धीरे भारत में मतदाता की जो मानसिकता है वो थोड़ी सी बदल रही है। एक समय हुआ करता था जब जाति पर बहुत ज्यादा जोर देते थे, धर्म पर भी बहुत ज्यादा जोर देते थे। इस समय अब जाति वाला फैक्टर भी थोड़ा कमजोर हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता कि खत्म हो गया है, लेकिन जातिवाद का तो है, लेकिन थोड़ा फैक्टर कमजोर हुआ है। ठीक उसी प्रकार धर्म का भी थोड़ा सा कमजोर हुआ है। धर्म के स्थान पर राष्ट्रभाव और संस्कृति ने कहीं ना कहीं आगे लिया है। और दूसरा, लीडरशिप, और लीडरशिप के साथ साथ सरकार क्या काम कर रही है और कौन सी सरकार जो है जो मतदाता को अपेक्षाकृत अधिक सहायता दे रही है, योजनाएं लागू कर रही है जिससे उनको लाभ हो रहा है। मैं समझता हूं अब मतदाता इस बात पर ज्यादा जोर देने लगा है। यही कारण है कि अगर आपको ध्यान हो बसपा का न केवल उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वोट बैंक था, बल्कि मध्य प्रदेश में भी, विंध्य प्रदेश में और ग्वालियर संभाग में उनका अच्छा वोट बैंक रहा है। रीवा में और सतना में बसपा के सांसद रह चुके हैं। पहला तो सांसद मुख्यमंत्रियों को हराया वहां तो बसपा ने निश्चित रूप से। तो हाँ, निश्चित रूप से अर्जुन सिंह जी और वीरेंद्र कुमार सकलेचा चुनाव लड़ रहे थे, तब बसपा वहां से जीती। तो कुल मिलाकर के तो, लेकिन अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी बसपा का वोट बैंक बहुत कमजोर रह गया है। अब उनका उम्मीदवार जो है तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर जाकर के सिमटता है। तो ये जो जाति का फैक्टर था वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल जातिवादी बात कर रहे हैं, और जबकि उनके पहले, उनके पूर्वज, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसने जातिवाद का समर्थन किया हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो। लोहिया जी ने तो बाकायदा जाति तोड़ो और अंबेडकर जी का दोनों का अभियान था, लेकिन अब इन दोनों के नाम लेकर के भी लोग जातिवाद कर रहे हैं। कांग्रेस में भी लोग जातिवाद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के ने तो नारा ही दिया था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। लेकिन राजीव गांधी ने विरोध किया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो उसी पर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तो अब उनको काउंटर करना, कई वक्त चुनाव में क्या होता है, जो विपक्ष या पक्ष जो नीति बनाता है उसको काउंटर करने के लिए दूसरा राजनीतिक दल करता है। तो उन्होंने ये उठा तो लिया है ये, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा जातिवाद बहुत असर नहीं पड़ा। हम लोग अपने जीवन में भी देखें, निकलते हैं, किस होटल में हमको खाना खाना है, कहाँ पर हम लोग भोजन करने बैठ गए हैं, किस डॉक्टर के पास जाना है, ट्रेन में कौन सी समाज का, जाति का व्यक्ति बैठा है। जिस स्थान में हम काम कर रहे हैं ये भी नहीं देखते हम किसके साथ काम कर रहे हैं। हाँ, निश्चित। और तो और अपन फल सब्जी खरीदते हैं, जूस खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, कोई किसी से अब जाति नहीं पूछता है। तो धीरे धीरे समाज में ये पक्ष कमजोर हो गया है। लेकिन फिर भी विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था तो भाजपा को इसका काउंटर करना था। तो कुल मिलाकर के उसका प्रभाव तो होगा, मोदी जी की बात का असर देश भर में पड़ेगा जी। लेकिन शर्मा जी एक तथ्य ये भी है ना कि जो जात पात नहीं मानता, जाति तो उसकी भी होती है। हाँ,
देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, आज जाति की परिभाषा बदल गई है। जी। भारत में जाति की परिभाषा बहुत अलग थी। भारत में गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, जो 4 वर्ण हुआ करते थे। जाति हमारे यहाँ जो 7 जातियों का वर्णन पुराणों में आता है, उन 7 जातियों में एक मनुष्य हुआ करता था, एक पशु हुआ करता था, एक किन्नर हुआ करता था, एक यक्ष हुआ करता था, एक गंधर्व हुआ करता था, एक देव हुआ करता था और दैत्य हुआ करता था। ये 7 जातियों का वर्णन आता है हमारे यहाँ पुराणों में। यानी देव है, उसमें दैत्य है, उसमें यक्ष है, उसमें किन्नर है, उसमें गंधर्व है, उसमें मनुष्य है। ये तो हमारे यहाँ जो 7 जातियां बिल्कुल अलग थी। आगे चल करके ये जो अंग्रेज आए और उन्होंने 1813-15 के आसपास ये जातिवाद को बढ़ाया और 1773 में चर्च ने सर्वे किया और चर्च ने सर्वे करके ये बात को बढ़ाया आगे चल करके। और ये मार्क्स ने भी कहा, ये रामविलास शर्मा जी की पुस्तक में मौजूद है। मार्क्स ने कहा कि भारत में इतनी गरीबी है फिर भी साम्यवाद क्यों नहीं पनप रहा। किसी ने पूछा तो मार्क्स ने कहा कि भारत में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, भारत में आपको वर्ण संघर्ष या जाति संघर्ष करना पड़ेगा। और उसके बाद से फिर ये सब जाति के आधार पर उन्होंने सबसे पहले सेनाएं बनाई, 1818 के आसपास सेना बनाई। वो तो ऐसी कोई जाति नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जिसकी उन्होंने सेना नहीं बनाई हो। महार रेजिमेंट बनाई, सिख रेजिमेंट बनाई, राजपूत रेजिमेंट बनाई, सारी इसी तरीके से उन्होंने सेनाएं बनाई ताकि समाज में विभाजन हो। अब चूंकि अब राजनीति दोबारा उसी विभाजन की तरफ बढ़ रही है, तो उस आधार पर ही भाजपा ने भी इसको पकड़ा हुआ है। लेकिन अब उनका प्रभाव मोदी जी का तो पड़ेगा, लेकिन जातिवाद के आधार पर वोट डालेगा। मान करके चलिए कि मुश्किल से 2-4-5% जाति देख करके वोट पड़ेंगे। बाकी वोट जाति के आधार पर मेरी दृष्टि में 80 से 90% वोट जाति के आधार पर नहीं पड़ेंगे। जी, खासतौर से मध्य प्रदेश में भी हम कह सकते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, जो संकट कांग्रेस के सामने, पहले दौर की वोटिंग हुई कम, कांग्रेस के अपने दावे थे, वो भी हालांकि 6 सीट नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हम मंडला जीत लेंगे, छिंदवाड़ा हम जीत रहे हैं। बीजेपी 6 की 6 सीट का बात कर रही है। और अब जब सेकंड दौर के बाद जो एक नैरेटिव प्रधानमंत्री ने सेट किया है वेल्थ को लेकर, कि मंगलसूत्र तक का जिक्र हो गया है कि आपके मंगलसूत्र तक की गिनती होगी, दे दिया जाएगा। और जिस क्षेत्र में वो आ रहे हैं, हालांकि वहाँ अल्पसंख्यक बहुत कम है, लेकिन उस बात को निश्चित तौर पर मुझे लगता है वो आगे बढ़ाएंगे। तो जो मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में वोटिंग होना है, चाहे इंदौर है, चाहे उज्जैन है, चाहे खंडवा है, खरगोन है, इसका असर वहाँ तक दिखाई देगा। देखिए मनोज जी, कहा जाता है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो दिग्विजय सिंह के सामने किसको उतारा था आपने, तो मध्य प्रदेश में क्या असर होगा। मध्य प्रदेश में उतनी मुस्लिम आबादी नहीं है, जो असर होगा उसका दूरगामी असर होगा, दूसरे राज्यों में फर्क पड़ता है। तो वो मैं जो पहले कहा था और जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यदि यहाँ मध्य प्रदेश की सरजमी से कुछ बोलते हैं, कोई संदेश देते हैं, तो वो मध्य प्रदेश पर ही असरकारक नहीं होता, वो पूरी देश की सियासत पर असरकारक होता है। तो आप देखिए कि यदि उन्होंने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नैरेटिव सेट करने में बीजेपी माहिर है। आप देखिए, पहले चरण के मतदान में, दूसरे चरण के मतदान पर जिस तरह से बैकफुट पर आई है कांग्रेस, वो अपने मैनिफेस्टो पर बात कर रही है कि उसने जिस मैनिफेस्टो पर हम चर्चा कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, इन्हीं मैनिफेस्टो पर चर्चा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे, कमलनाथ नहीं थे उसमें, अरुण यादव थे उसमें, नेता प्रतिपक्ष दिग्विजय सिंह थे उसमें। अल्पसंख्यकों की जो 1 से लेकर 10 पॉइंट थे, जो पॉइंट थे जिसमें उन्होंने बात ही नहीं की, बात ही करने से वो कर दिया। उन्होंने बाकायदा मुकेश नायक मीडिया से बोले कि ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा और आगे की बात करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट आपको दिग्विजय सिंह को बोलना था। हर वर्ग के बारे में आपने बोला, आदिवासियों के बारे में बोला आपने, महिलाओं के बारे में बोला, तमाम किसान के बारे में बोला, हर वर्ग के बारे में बोला। लेकिन अल्पसंख्यकों की बारी आई तो आप उस पर चुप्पी साध कर आगे बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं आपके मन में चोर था। तो जो कोई, या तो कांग्रेस का कोई हिडन एजेंडा था जो कि आज की तारीख में हो नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप मैनिफेस्टो जारी करते हो एक न दिन सबके सामने आता ही है और उस पर चर्चा होती है। जो एजेंडे पर बात कर रही है, जो मैनिफेस्टो पर आज बीजेपी बात कर रही है, तो आपने मौका दे दिया और आपके पिछले जो काम है वो निश्चित तौर पर उस पर एक तरह से मोहर लगा रहे हैं कि आप उस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि आप जब साहबानो मामला होता है तो आप वही करते हैं, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहते हैं वो कहते हैं कि साहब अल्पसंख्यकों को पहला अधिकार होना चाहिए, खासकर मुसलमानों का शब्द का जिक्र करते हैं वो। आप देखिए, इसके बाद चाहे आपका वक्फ बोर्ड का मामला आता है तो 13 में आप एक्ट में संशोधन करने की कोशिश करते हैं कि वक्फ बोर्ड पर यदि कोई संपत्ति पर दावा करेगा तो वक्फ बोर्ड को तय करना है कि उसकी है, तो वक्फ बोर्ड पर चली जाएगी। तो आप देखिए कुछ काम आप ऐसे करते हैं। जब मैनिफेस्टो में आप लेकर आते हैं कि
असल अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को संरक्षण देंगे। तो संरक्षण से क्या अभिप्राय है? आप कहते हैं बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं होनी चाहिए। आप मैनिफेस्टो में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि आप कोर्ट में भी नियुक्ति उसके आधार पर करेंगे, आप उन्हें सस्ते दर पर आप उनको कर्ज देंगे। तो क्या आप इसमें भेदभाव नहीं कर रहे? तो आप जब EWS की बात हो रही है आर्थिक आधार पर, तो सबको समानता कीजिए, उसमें अल्पसंख्यक का क्यों आप जिक्र कर रहे हैं? आप तो ये कहिए जो गरीब हैं उनको हम बाकायदा उनको बिल्कुल वो सस्ते किसी भी दामों में जाति दें। वर्ग धर्म का हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसे पॉइंट छोड़ देती है, ऐसी चूक कर जाती है जो बीजेपी के फायदेमंद होती है। बीजेपी आप देखिए पहले चरण के दौर में इस तरह की चर्चा नहीं हुई, मैनिफेस्टो आया, इसके बाद जब उसकी बारीकियां देखी गई, उसमें गड़बड़ियां देखी गई, तो अब उसी दौर पर आ गए चुनाव अल्पसंख्यक बात पर या बहुसंख्यक बात पर, या हम कह सकते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण पर, जो कि बीजेपी की पिच है। तो मुझे लगता है कांग्रेस वहां कमजोर हो जाती है और बैकफुट पर चली जाती है, लेकिन वो हर चुनाव में खुद मौका देती है और फिर आरोप लगाती है बीजेपी पे। इस बार भी मौका दे दिया अपने मैनिफेस्टो के जरिए, क्योंकि आपके पुराने ऐसे काम हैं इसके आधार पे। यदि दिग्विजय सिंह सही नीयत से भी कोई बयान देंगे मान के चलिए, तो वो इस तरह से बयान दे चुके हैं पहले कि आप कहेंगे कि हाँ हमारा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हिडन एजेंडा रहता है, या आप वोट बैंक को भी साधना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र करना पड़ेगा, कहीं वो वोट बैंक भी नाराज हो जाए क्योंकि वही बचा है आपके पास। तो ये जो मजबूरियां हैं कांग्रेस की, ये भारी पड़ती दिख जाती हैं। दूसरी तरफ आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है कि जिसकी अपील हो, जो बात कहता हो, जिस पर भरोसा करे जनता। भरोसा एक तरफ मोदी जी की बात पर कर देते हैं, यदि वो मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हैं तो भरोसे उन पर ज्यादा कर रहे हैं, ना कि आप पर। आप सफाई दे रहे हो, जबकि होना यह चाहिए कि पक्ष को पर आप हमला करो और पक्ष को सफाई देना पड़े। यहाँ विपक्ष सफाई देते फिर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं, जो कमियां दूर करने का जतन करना चाहिए। बिल्कुल। तो शर्मा जी कमी एक नहीं अनेक है, लेकिन अगर चूंकि हम प्रचार की बात कर रहे हैं तो एक तरफ बीजेपी के लाव लश्कर और कांग्रेस के बाद हम देख रहे हैं राहुल गांधी आए एक बार बस, खड़गे आ गए, लेकिन अभी तक प्रियंका गांधी आए नहीं, सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, हालांकि कई जगह सभा कर रही हैं वो। और जो उनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, अगर मध्य प्रदेश में हम देखें तो जीतू पटवारी, उमंग सिंगार की उतनी अपील नहीं है। कमलनाथ छिंदवाड़ा के अपने किले से निकले तो एक सभा उन्होंने पिपरिया में की, एक बैतूल में कर दी अपने खास समर्थकों ये बिल्कुल आपने दिग्विजय सिंह अपने गढ़ में उलझे हुए, अजय सिंह निकल नहीं रहे। तो आखिर कैंडिडेट के चेहरे पर कांग्रेस इस चुनाव को कितना खींचती नजर आएगी आपको? ये निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि अपन ने पहले भी चर्चा की है कि तैयारी की दृष्टि से, प्रचार की आक्रामकता की दृष्टि से इस बार कांग्रेस बहुत पीछे जाती हुई दिख रही है। और ये जो है जिस तरीके से कमलनाथ जी, अगर हम कमलनाथ जी का पिछले काफी दिनों से लगता है संपर्क टूट गया। तो ब्रजेश जी ये जो संकट है और जो आप पिच की बात कह रहे हैं कि जी शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से आप अगर देखें तो गोविंद सिंह जी ने बागेश्वर धाम के बारे में क्या कहा और कमलनाथ जी ने उनकी सभा कराई। प्रदीप मिश्रा जी के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, उन्होंने उनकी जो कथा कराई। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एक धारा उनकी थोड़ी सी अलग चल रही है। उस सारा का सारा वो सिमट करके छिंदवाड़ा में अपने पुत्र के लिए बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो इसी तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने भी अगर देखेंगे तो पूरा राजगढ़ में वो सिमटे हुए हैं। कांग्रेस के अधिकांश नेता अपने अपने क्षेत्रों में ही सक्रिय हैं। तो ये जो प्रचार की आक्रामकता है, और इसके अलावा भी अगर आप देखें, ये बिल्कुल ब्रजेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं एक चेहरा ऐसा होता है जो स्टार प्रचारक के रूप में, जो जैसे इंदिरा जी का चेहरा रहा या नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो वो लोगों को जो आकर्षित करता है वो कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस अभाव के मामले में जा रही है। फिर इसके अलावा जो मोदी जी ने एक और आरोप लगाया, कटाक्ष जिसकी सफाई कांग्रेस दे रही है कि कांग्रेस के विचार पर कहीं ना कहीं अर्बन नक्सली हावी जिस तरीके से हो गए, तो वो जो जिस तरीके से उन्होंने संपत्ति की बात कही है, या जो और बहुत सारी बातें हैं, या जैसे मान लीजिए वो पूंजीवाद पर आक्रमण ज्यादा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर कम बोल रहे हैं, तो ये जो सारी की सारी बातों को लेकर के जो उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है विपक्ष को, आपने बिल्कुल सही किया कि पहला ऐसा चुनाव है कि सफाई सत्ता पक्ष देता था, लेकिन इस बार विपक्ष सफाई देता हुआ देख रहा है। तो प्रचार की रणनीति में भी कहीं ना कहीं आक्रामक है भाजपा, मतदाता से संपर्क करने में भी कहीं ना कहीं एक कदम आगे है भाजपा, और मोदी की अपनी सभाओं का तो प्रभाव है ही। तो मोटे तौर पर इस बार कांग्रेस थोड़ी थकी थकी सी लगती चली जा रही है। अब वो मौसम का असर हो या उनकी रणनीति का असर हो, या क्या कारण हो सकता है जी। तो ब्रजेश जी उस पर भी ये है कि जो चीज़ भूलने की कोशिश करता वोटर, वो फिर कमलनाथ याद दिला देते हैं कि राम मंदिर उनके बाप का नहीं है, हमने भी चंदा दिया है।
कि यानी जो चीज़ वो भूलना चाहे तो फिर कब बीजेपी जवाब देगी कि राम मंदिर को लेकर उनके नेताओं ने क्या कहा। तो ये जो आप कह रहे हो उनकी पिच पे खेलना, क्या आप प्रचार भी ऐसा कर रहे हो कि उसका फायदे की जगह नुकसान हो सकता है? देखिए मनोज जी, कांग्रेस को विरोधी से खतरा नहीं है, कांग्रेस को अपने ही लोगों से खतरा है। चाहे पहले चुनाव से लेके चाहे गुजरात के चुनाव पर आप इतिहास पर नज़र डालिए, पिछले कुछ चुनाव पर डाल दी, उन नेताओं के बयानों ने ही उसको गड्ढे में गिराया और लगातार गिराते रहे। क्योंकि कांग्रेस का जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कमजोर हो गया है। उसके जो छत्रप हैं वो इतने प्रभावी हो गए हैं कि उनको जो मन में आता है वो बोलते हैं, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है हाईकमान कि हमें उस बात से सहमत नहीं है, उनकी बात से पल्ला झाड़ लेता है। तो पल्ला झाड़ने की संस्कृति नहीं चलेगी, एक्शन होना पड़ेगा। यदि देखिए आप प्रज्ञा ठाकुर ने कोई एक बात कही महात्मा गांधी को लेकर, तो प्रधानमंत्री ने उसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी दिल से माफ नहीं कर सकता हूं। तो बीजेपी में कभी भी कोई नेता यदि गलत बयान दे देता है तो उसकी तत्काल सफाई आ जाती है और जनता मान लेती है कि हाँ इस पर। और ऐसे कई सारे बड़बोलों के टिकट इस चुनाव में काट दिए गए। बहरहाल वक्त इतना ही था, मैं भी आपकी बात को यहीं काट रहा हूँ। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर दूसरे चरण का शोर है और दलितों पर जोर है, लेकिन केवल दलित ही नहीं, बाकी तमाम सारी जातियों को साधने का उपक्रम बीजेपी कर रही है। और चूंकि बात बुंदेलखंड की हो रही है, तो बुंदेलखंड में भले मध्य प्रदेश में कहा जाए कि जातिगत आधार पर वोटिंग नहीं होती है, लेकिन जो जाति है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिसकी जात नहीं है या जो जात पात नहीं मानता, जाति उसकी भी होती है। और जब वो वोट डालने जाता तो भले उसके दिमाग में ना रहे, लेकिन नेता के दिमाग में तो उसकी जाति घूमती ही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।